आज का टॉपिक है लैंगवेन डीवाई इक्वेशन। और लैंगवेन डीवाई इक्वेशन को जानने से पहले हम लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। एक्चुअली डाइपोल मोमेंट जो होता है इसमें दो चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट में क्या होता है कि एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के ऊपर में एक्शन रिएक्शन करता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। तो चलिए अब समझते हैं लैंगवेन डीवाई इक्वेशन क्या होता है। ड्यू टू क्रिस्टल सिमेट्री, यानी कि क्रिस्टल सिमेट्री के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट होता है डाइपोल से, यानी कि डाइपोल के ऊपर में जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा होगा, ठीक है, तो डाइपोल क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो नेट डाइपोल का मोमेंट होता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। अब मान लीजिए प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे, ठीक है, तो बचेगा क्या, 0, ठीक है। लेकिन जब इसी फील्ड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई को अप्लाई किया जाता है तो फोर्स जो एक्सपीरियंस किया जाता है आयन के द्वारा में, ठीक है, यानी पॉजिटिव निगेटिव आयन पे जब फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा, तो उसके कारण वो क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है। मान लीजिए ये एक आयन है जिसका ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। तो ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ इस तरह से मूव करता है, ठीक है, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव करता है। तो इसके मूव करने के कारण क्या होता है, गिविंग राइज टू अनइक्वल डाइपोल मोमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। एक बार मान लीजिए इस डायरेक्शन में गया, फिर आया, फिर इस डायरेक्शन गया, फिर आया, फिर इस डायरेक्शन में गया, आया। तो इससे क्या हो रहा कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा तो डाइपोल क्या कर रहा, विभिन्न अलग अलग डायरेक्शंस में वो मूव कर रहा है, ठीक है। देखिए ये एक सिंपल है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है तो सारे आयन्स जो हैं एक दूसरे से बाउंडेड हैं, ठीक है, ओके। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें 0 हो गया। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई को अप्लाई किया जाता है तो देखिए ये सभी क्या हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में आ गए हैं एक साथ, ठीक है ना। इसमें जो डी नॉट बना हुआ है, यानी कि ये जो डी नॉट बना हुआ है, ये प्रत्येक सोडियम और क्लोरीन पेयर विथ इक्विलिब्रियम सेपरेशन डिस्टेंस, ये क्या दिखा रहा है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन के डिस्टेंस को दिखा रहा है, ठीक है। मतलब कम से कम जो है ये दोनों आयंस जो हैं इतने गैप में रहेंगे, फिर ये दोनों देखिए सेम गैप है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम गैप को ये रिप्रेजेंट कर रहा है डी नॉट, ठीक है। एज वी कैन सी दैट डिस्टेंस बिटवीन द आयंस डिक्रीजेस बाय डी, ठीक है। डी के द्वारा क्या हो रहा है कि आयन आपस में डिक्रीज कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, है ना। मान लीजिए इस डायरेक्शन से डिक्रीज हो रहा है, फिर इस डायरेक्शन से डिक्रीज हो रहा है, तो आयंस क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन से, एंड इंक्रीजेस बाय डी इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि एक डायरेक्शन से वो डिक्रीज कर रहा है और एक डायरेक्शन से वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक में क्या चीज़ सीखा, यहाँ से यहाँ तक में हम लोगों ने ये चीज़ जाना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो ही आयंस जो होते हैं वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव करते हैं, अदरवाइज उनका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। और चूंकि उनके डायरेक्शंस को पता करने के लिए हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में आगे जानते हैं कि जो फोर्स है F1, हम लोग क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। फोर्स ही ना इक्विलिब्रियम पोजीशन से कभी उसको इधर मूव कराता है, कभी इधर मूव कराएगा, ठीक है।
तो द फोर्स F1 विच इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस ऑफ द चार्ज Q, यानी कि वह बल F1 जो कि दूरी को बढ़ा देता है आयंस के जिसका चार्ज क्या है, स्मॉल q है। तो F1 बराबर क्या हो गया, Q इंटू ई, यानी कि आयन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स F1। F2 विच इज ट्राइंग टू रीस्टोर द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब कि F1 क्या कर रहा है, डिस्टेंस बढ़ा रहा है आयंस के बीच में, और F2 क्या कर रहा है, रीस्टोर कर रहा है उनके इक्विलिब्रियम पोजीशन को, यानी कि वापस उसको उसी पोजीशन ला रहा है। तो F2 बराबर क्या आ जाएगा, K बेस स्मॉल I इंटू डी, यानी कि KID। अच्छा, ये KI क्या है, KI स्प्रिंग कांस्टेंट है। KI इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द आयंस एज्यूमिंग आयंस डाइपोल बिहेव्स लाइक स्प्रिंग। KI जो है एक्चुअलिटी में ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये इसको आयंस पे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये एज्यूम करता है कि ये आयन भी उसी प्रॉपर्टी को रीस्टोर करते हैं जिस प्रॉपर्टी से स्प्रिंग वर्क करता है। ठीक है, द स्प्रिंग कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इलास्टिक मॉडुलस वाई। अब चूंकि स्प्रिंग कांस्टेंट है तो वहाँ पर इलास्टिसिटी आता है, तो इलास्टिसिटी में मॉडुलस किस में लेते हैं, यंग मॉडुलस वाई में लेते हैं। और इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, तो KI यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर वाई इंटू डी नॉट। डी नॉट क्या है यहाँ पे, सेपरेशन डिस्टेंस है। ठीक है, तो KI बराबर वाई नॉट इंटू वाई इंटू डी नॉट। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होने के लिए F1 फोर्स और F2 फोर्स को बराबर होना पड़ेगा, यानी कि वह फोर्स जो कि सेपरेशन गैप को बढ़ा रहा हो और वह फोर्स जो कि सेपरेशन गैप को घटा रहा हो, दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या किस चीज़ का वैल्यू आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगा D का। वो D का वैल्यू कितना आता है, D बराबर होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय वाई डी नॉट। ठीक है, अब इंड्यूस्ड एक्स्ट्रा डाइपोल मोमेंट म्यू, एक्स्ट्रा डाइपोल मोमेंट हम लोग निकालते हैं म्यू। ये यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, ये क्या है, एक्स्ट्रा डाइपोल मोमेंट है। एक बार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक्स्ट्रा डाइपोल मोमेंट। तो एक्स्ट्रा डाइपोल मोमेंट म्यू बराबर होता है चार्ज इंटू द डिस्टेंस d। तो चलिए अब d का वैल्यू ऊपर से यहाँ पुट कर लीजिए, तो कितना आ गया, Q स्क्वायर E बाई वाई डी नॉट बराबर अल्फा I इंटू ई। अल्फा I क्या है, पोलराइजेबिलिटी है, यानी कि इस पूरे टर्म को Q स्क्वायर बाई वाई डी नॉट को अल्फा I मान लिए, जो कि यहाँ क्या बता रहा है, पोलराइजेबिलिटी को डिनोट कर रहा है, इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी निकालते हैं, तो पोलराइजेबिलिटी बराबर होता है एन म्यू, एन इंटू म्यू। एन क्या है, डाइपोल का डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल रहेगा उसी को कहते हैं डाइपोल डेंसिटी। तो पोलराइजेशन निकलता है डाइपोल के डेंसिटी के गुणनफल से, किससे, म्यू से। तो जब एक्स्ट्रा डाइपोल मोमेंट को गुना किया जाता है डाइपोल के डेंसिटी से तो हम लोगों को पोलराइजेशन मिलता है। यहाँ पर क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल डिपेंड्स अपॉन। अब चूंकि देखिए पहले हम लोग बाहर से आ रहे हैं, पहले हम लोग क्या सीखा कि डाइपोल को डिक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, उसके बारे में जाने, फिर जाने कि इसके ऊपर में फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, फिर जाने कि स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर में वो कैसे बिहेव कर रहा है, फिर उसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन करवाए हैं। ठीक है, फिर म्यू लेकर के एक्स्ट्रा डाइपोल मोमेंट लगवाएं और लास्टली पोलराइजेशन लगा दिए इसमें। अब पोलराइज सब कुछ लगाने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होता है डाइपोल का वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे, है ना। देखिए प्लस माइनस का डाइपोल है, ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे, विथ रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड फील्ड, यानी कि जिस फील्ड में इसको रखा गया है
ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बोला कि इंटरनल एनर्जी मिनिमम कब होगा, जब एंगल इनके बीच का 0 डिग्री हो जाए। जब एंगल क्या हो जाए, 0 डिग्री, तब इंटरनल एनर्जी मिनिमम हो जाता है। और इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम कब होता है, जब यू का वैल्यू थीटा का वैल्यू जो होता है वो 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी यू डेल के लिए डेल बोलता है, या फिर कभी कभी इसको गामा भी बोला जाता है। ठीक है, तो यू डेल इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू ई। अब चूंकि माइनस लिए हैं, क्यों माइनस, यहाँ पर क्या है, सिंबल है, तो माइनस मैग्नीट्यूड है म्यू ई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लिए हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन का एंगल हम लोग को लेना है। ठीक है, नाउ एट अ गिवन टेम्परेचर टी। अब टेम्परेचर से भी तो आयन इफेक्टेड होता है, तो नाउ एट अ गिवन टेम्परेचर टी द नंबर ऑफ द डायपोल्स with energy u can be expressed as the number of the dipole with the energy u is equals to a exponential ब्रैकेट में लिखे माइनस यू थीटा बाई के बी टी। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ a क्या है, कांस्टेंट, के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए डाइपोल का कोण, डायग्राम में देखिए कि ये जो एंगल थीटा था, ये कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है थीटा। ठीक है, थीटा, ये दो गैप लिए हैं, तो इन दोनों गैप को क्या बोलते हैं, ई। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया गया, ये एंगल वो एंगल है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, टोटल डाइपोल मोमेंट को देखते हैं। तो म्यू ई इज इक्वल टू आता है एन डी ओम इंटू म्यू कॉस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो एक औसत डाइपोल मोमेंट जो कि होता है म्यू बेस ई, उसको कैलकुलेट किया जाता है बाय एडिंग ऑल द सॉलिड्स एंगल। जितना भी एंगल है, चाहे वो ये एंगल हो, चाहे ये एंगल हो, ठीक है, चाहे ये हो, इन सब को क्या करें, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक एवरेज एंगल, देखिए एवरेज का सिंबल हम लोग दे रहे हैं म्यू बेस ई इज इक्वल टू 0 टू पाई, यानी कि इस 180 डिग्री के फेज में जितना भी एंगल बना है 0 टू 180, एन यू इंटरनल एनर्जी एंगल थीटा म्यू कॉस थीटा डी ओम डिवाइडेड बाय 0 टू पाई एन म्यू यू थीटा डी ओम। ठीक है, ऐसे इसको डिवाइड कर दिए, औसत तो ऐसे ही निकलता है ना। ठीक है, उसके बाद द इंक्रीमेंटल सॉलिड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डी ओम इज इक्वल टू 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद देखते हैं फाइनली म्यू ई जो होता है इज इक्वल टू, अब क्या हो गया, ये डी ओम का वैल्यू क्या किया, सबमिट कर दिए। ठीक है, 0 टू पाई साइन थीटा कॉस थीटा एक्सपोनेंशियल म्यू बेस ई कॉस थीटा बाई के बी टी टी थीटा, 0 टू पाई साइन थीटा एक्सपोनेंशियल म्यू ई कॉस थीटा बाई के बी टी टी थीटा। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ एक स्टेप जंप है। ठीक है, नहीं तो ऐसे इक्वेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी मेक सब्सटीट्यूशन एज। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सब्सटीट्यूशन ले रहे हैं, बीटा इज इक्वल टू म्यू बेस ई बाई के बी टी एंड एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा इन द एबव इक्वेशन। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन एक्स के बदले ये और बीटा बदले ये पुट कर रहे हैं। तो म्यू इज इक्वल टू +1 टू -1 इंटीग्रेशन एक्स एक्सपोनेंशियल बीटा एक्स डी एक्स बाई लोअर लिमिट 1 टू -1 एक्सपोनेंशियल बीटा एक्स डी एक्स। यहाँ एक चीज गौर करिए कि ये जो फंक्शंस का वैल्यू है ये उल्टा चल रहा है, यानी +1 टू -1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 13। या तो ये आप लिख सकते हैं, या तो आप ये लिखिए इक्वल टू म्यू एल बीटा। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ एल बीटा क्या है, लैंगविन फंक्शन है, नेम्ड आफ्टर पॉल लैंगविन। तो इसका नाम कैसे पड़ा, पॉल लैंगविन के अनुसार, और इसको दिखाया जाता है एल बीटा इज इक्वल टू कॉट एच बीटा -1 बाई बीटा। इक्वेशन नंबर 15। ग्राफ में देखिए एसिम्प्टोटिक वैल्यूज जो है वो दिया हुआ है 1 2 3 से। ये ग्राफ क्या करता है, इसका वैल्यू हमेशा देखिए +1 से नीचे ही रहेगा। ठीक है, +1 से नीचे ही रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग वहां जो लिमिट लेते हैं ना वो +1 से -1 तक की लेते हैं। स्कीमेटिक प्लॉट ऑफ लैंगविन फंक्शन है ये डायग्राम बना दीजिएगा। फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ बीटा
एल बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, जैसे कि बताएं 1 से नीचे रहा तो लगभग 1 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अगर बीटा का वैल्यू टेंस टू 0 हो गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/3 बीटा, 1/3 बीटा। जनरली बीटा जो होता है वो हम बहुत ज़्यादा छोटा होता है 1 से, यानी कि बीटा जो है वो लेस देन 1 है। एज अ रिजल्ट द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ एन कॉल्ड एज लैंगविन-डीबाई इक्वेशन, यानी कि लैंगविन-डीबाई इक्वेशन वह इक्वेशन है जो कि बीटा के वैल्यू को 1 से नीचे में ग्राफिकली और इक्वेशन के हिसाब से शो अप करता है, ठीक है। और इसको दिखाया गया है इस इक्वेशन के द्वारा, म्यू ई इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर बेस ई बाई 3k बेस बीटा इंटू टी बराबर अल्फा डी ई। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो यही है आपका फाइनल इक्वेशन। टोटल 18 इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट है ये एक डायग्राम, ये एक मैंडेटरी है बनाना, एक ये डायग्राम 2, ठीक है, और एक ये डायग्राम 3। और एक ये डायग्राम 4, टोटल 4 डायग्राम है, 18 इक्वेशन है। यही था लैंगविन-डीबाई इक्वेशन।